हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस यूनिट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं, जिससे कि हमको आसानी रहे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि वही फार्मूले और वही कॉन्सेप्ट का हमको आगे यूज करना पड़ेगा भी जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम जो पूरी यूनिट में आए हुए जो फॉर्मूले हैं उनका अच्छी तरीके से एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो हमारी न्यू एडिशन की बुक है 2020-21 की, जो न्यू एडिशन की NCERT बुक है, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और आपके पास कोई भी बुक हो, हम बार बार यही कहते हैं कि आपके पास कोई भी बुक हो, आप बिल्कुल जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उसी से सॉल्व करिए। आप ये मतलब कि मैच कर लीजिए कि कौन सा न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में है, कौन सा नहीं, नई बुक के अनुसार। और जो फार्मूलों की PDF है, यानी फार्मूले एक जगह PDF के रूप में, और जो न्यू बुक एडिशन के जो न्यूमेरिकल हैं, न्यू एडिशन की बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी PDF दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई हैं। तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जो न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूले हैं, उनको लर्न कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और हम सबसे पहले देखेंगे कुछ फार्मूले अपनी यूनिट में आए हुए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज केवल हम बोलते जा रहे हैं। बाकी आप फार्मूला यहाँ पर देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले आता है कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये होता है कूलाम का नियम। फिर आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E से डिनोट किया जाता है, E बराबर F/Q। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी से एक फार्मूला निकलता है क्या, F बराबर Q इंटू E। तो जब बल निकालना हो तो हम लगाएंगे F बराबर Q इंटू E। उसके बाद आता है किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये होती है किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे डिनोट किया जाता है P से, P बराबर 2QL। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर आते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं, यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं। तो एक होती है अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। ये होती है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और निरक्षी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये होती है निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की तीव्रता, यानी बलयुग्म आघूर्ण। तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, वो होगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब आगे आता है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? फाई E बराबर EA कॉस थीटा, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है। फिर आता है गॉस का नियम, ये भी होता है फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस का नियम गॉसीय पृष्ठ के लिए। फिर आता है आवेशित तार की निकट तीव्रता। ये होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2λ/r। ये होती है क्या, आवेशित तार की निकट तीव्रता। फिर आती है अचालक चादर की निकट तीव्रता। तो ये होती है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है फार्मूला आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता। तो ये होती है तीन स्थितियों में। तो पहली स्थिति है बाह्य बिंदु पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये होती है बाह्य बिंदु पर गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आती है पृष्ठ पर, ये होती है E बराबर σ/एप्सिलॉन नॉट। और आंतरिक बिंदु पर E बराबर 0। तो ये हमारे इस यूनिट के आए हुए टोटल फार्मूले, इतने ही वहाँ पर मेन फार्मूले। उसके बाद आते हैं रेखीय घनत्व का फार्मूला, लैम्डा बराबर Q/L। पृष्ठ घनत्व का सिग्मा बराबर Q/A। और आयतन घनत्व का होता है रो बराबर Q/V। तो ये भी फार्मूले हैं। तो ये सभी जो फार्मूले हमने पढ़े, यही सब यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने फार्मूले देख लिए, अब हम सीधा पहुँचेंगे कहाँ, न्यूमेरिकल्स में, और सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ पर देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, जो कि
1.1 का मतलब है यूनिट 1 है, उसका सवाल नंबर 1 है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। इनके बीच कितना बल है, बल हमको निकालना है। बल, आवेश और दूरी के बीच संबंध बताता है कूलाम का नियम, वही हमको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए देखते हैं, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, तो आप वहीं से क्वेश्चंस को देखिएगा और सॉल्यूशन यहाँ पर देखिएगा। तो 1 नंबर सवाल है हमारा। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, बीच की दूरी दी गई है r बराबर 30 सेंटीमीटर। दूरी को हम कर लें किसमें, मीटर में, तो ये हो जाएगी 0.30 मीटर। निकालना क्या है, f। तो f बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान r²। और हमने वहाँ पर बताया था आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना रखेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में, 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ अपान 0.30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 54 आ जाएगा, नीचे 9। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा f बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन। और अगर ये पूछा जाए कि ये कैसा बल होगा, तो ये होगा प्रतिकर्षण बल। क्यों प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि जो आवेश हैं वो समान दिए हुए, पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव दिए हुए हैं, इसीलिए जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण का बल। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यहाँ पर बल दिया हुआ, ऊपर बल हमको क्या था, निकालना था। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए नंबर कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी कि r, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा यानी कि F2। हमको क्या निकालना है, हमको r निकालना है और F निकालना है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलिए देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल है, हमको दिया हुआ है Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम, यानी इसको हम बदल लेंगे 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम में। और Q2 क्या दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 0.8 माइक्रो कूलाम, तो इसको भी बदल लेंगे 0.8 × 10⁻⁶ कूलाम -6 कूलाम। अब क्या है, Q2 के कारण Q1 पर बल ये दिया हुआ है हमको कि F बराबर होगा कितना, 0.2 न्यूटन। और हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर लेंगे, यानी r बराबर, r का मान क्या होगा। तो हमको F दिया है, Q दिया है, तो r का मान किससे निकलेगा, तो वही कूलाम का नियम यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो F का मान 0.2 बराबर Q1 Q2 0.4 × 0.8 × 10⁻⁻12 अपान क्या रखेंगे, r²। ये हमको निकालना है, तो ये यहाँ पर दशमलव हटाया 2, यानी कि हमारा r² क्या आ गया, r² आ गया। और हाँ, यहाँ पर 1/4 पाई ε0 का भी मान तो रखेंगे, यानी 9 × 10⁹ ये हो गया, इंटू 1.6 × 10⁻⁻12 इतना आया r² बराबर। अब यहाँ पर आ जाएगा r बराबर √, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 × 10⁻⁻4 इतना आ जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 12 × 10⁻⁻2 मीटर, या इसे ही 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो r का मान हमारा यहाँ पर आ गया, जो कि हमको निकालना था क्वेश्चन नंबर ए में। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण F। ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने नहीं बैठ जाएंगे, नहीं तो आप तुरंत ही सवाल को गलत कर देंगे या तो उसका आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, यानी जो हमने कूलाम का नियम पढ़ रखा है वही वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। क्या करना है, तो कूलाम का नियम क्या है,
यह एक न्यूटनीय बल है, जो कूलाम का नियम है यह न्यूटनीय बल है। न्यूटनीय बल की हमने सिद्ध नहीं किया था जो कूलाम के सदिश रूप में, तो ये कूलाम के न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। वहाँ पर हमको मिला था क्रिया प्रतिक्रिया का जो न्यूटन का तृतीय नियम है उसी का पालन करता है जो कूलाम का नियम है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल और तथा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल जो होंगे आपस में बराबर होंगे तथा विपरीत होंगे। यानी ये विपरीत तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी इनकी दिशा तो बदल सकती है लेकिन इनका जो न्यूमेरिकल मान है वो दोनों जगह सेम होगा। तो हमको जब ऊपर Q1 पर Q2 के कारण जो बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा इस बी नंबर क्वेश्चंस का भी, और ये होगा F बराबर 0.2 न्यूटन, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका आंसर देना है, ना कि किसी फार्मूले का यूज करके। तो इस बात का आपको विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यानी न्यूमेरिकल नंबर 3। तो यहाँ पर क्या करना है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE² अपान GME/MP कैसी राशि है, विमाहीन है। ये एक क्वेश्चन होगा यहाँ तक। फिर दूसरा, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन। फिर क्या हुआ, यह अनुपात क्या बताता है। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले तो ये सिद्ध कीजिए कि ये विमाहीन है, फिर क्या, भौतिक नियतांकों की सारणी देख के इस अनुपात का मान बताओ कितना होगा, फिर यह अनुपात क्या बताएगा यानी क्या प्रदर्शित करेगा। चलिए निकालते हैं तीनों चीज़ों को। तो 3 नंबर क्वेश्चन से हमारा ये यहाँ पर क्या करना है, जो ये दिया हुआ है फार्मूला, हमको इसको केवल क्या करना है, इस फार्मूले को ये सिद्ध करना है। यानी ये जब इनके हम मात्रक निकालेंगे जो इनमें टर्म दिए हुए हैं, तो हमारा फार्मूला क्या दिया हुआ है, KE² अपान GME/mg, ये दिया हुआ है। तो इसके हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म के मात्रक निकालेंगे और उनका अनुपात लेंगे, और वो अनुपात क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी जब ये जो दिया हुआ है, तो अगर ये मात्रकहीन हो गया तो ये विमाहीन भी हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो दिया हुआ टर्म है ये पूरी तरह से मात्रकहीन है, विमाहीन है। फिर इसके हम अनुपात का मान निकाल लेंगे जो यहाँ पर कांस्टेंट दिए हुए हैं उनके मान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके मात्रक निकालेंगे और मात्रक हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, आपको समझते हुए चलना है। तो K का मात्रक क्या होता है, और ये सभी जो मात्रक हैं 1-2 को छोड़कर हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पर सीधे समझते हुए चलेंगे। तो ये K की मात्रक हम लिख रहे हैं, K का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, और हमने पीछे पढ़ा भी है इसके बारे में। यहाँ पर ये जो E दिया हुआ है, E का मात्रक क्या होगा, सभी के मात्रक हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो E का मात्रक होगा कूलाम, क्योंकि यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब क्या है, G का मात्रक, कैपिटल G क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यानी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है वो होता है G का मान भी होता है, एक फिक्स मान होता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि वो फार्मूला नहीं होता F बराबर Gm1m2 अपान R स्क्वायर, ये इसी फार्मूले से G का जो हमारा मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और ME बराबर MP, दोनों के मात्रक क्या होंगे, तो ये है द्रव्यमान, इनके मात्रक होंगे kg, ठीक है। तो अब इनके यानी इस वाले जो ये दिया हुआ है फार्मूला, इसके जो सारे कांस्टेंट हैं इनके हमने क्या लिख लिए, मात्रक लिख लिए। अब इन मात्रकों को एज इट इज वहाँ पर रख देना है। अगर सभी आपस में कैंसिल हो गए तो ये मात्रकहीन हो जाएगा, और जब मात्रकहीन हो जाएगा तो ये विमाहीन भी हो जाएगा, यानी ये निष्पत्ति विमाहीन भी हो जाएगी। तो चलिए रख रहे हैं, K की जगह क्या रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर अपान G क्या है, G है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, और इंटू ME का kg और MP का kg यानी kg का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, इधर कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर मिला मात्रकहीन। और जब मात्रकहीन होगा तो मात्रक से ही तो हम विमा निकालते हैं, अतः यह निष्पत्ति क्या है, यह निष्पत्ति है विमाहीन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का तो हमारा हल होगा, यानी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था इसमें वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है इनके अनुपात का मान। हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, इनके अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जो यहाँ पर कांस्टेंट दिए हुए हैं, कांस्टेंट का मतलब E का मान, G का मान और K का मान, और M तो कुछ है नहीं,
एम है यहाँ पर, एमई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एमपी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये यहाँ पर पी दिया हुआ है, एमई एमपी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकला है, यानी कि एमई का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हमको मान डायरेक्ट याद रखने होंगे, नहीं तो क्वेश्चन में वो ऑलरेडी खुद ही दे देगा। तो इन सभी कांस्टेंट के मान अब हमको रखने हैं। अभी हमने क्या रखा था, अभी हमने इनके मात्रक रखा था तो हमको एक निष्पत्ति मिली कि ये विमाहीन है। अब हम जब इनके मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अनुपात मिलेगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करना है, मान आपको बताए दे रहे हैं। तो सभी के मान आप नोट कर लीजिए। तो जो के का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ और मात्रक लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मात्रक हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जी का मान क्या होता है, ये भी फिक्स होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, तो वो हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg MP। प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। और क्या बचा, जी हो गया, एमई हो गया, एमपी हो गया, के हो गया, ई। इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये सभी कांस्टेंट के क्या आ गए, ये सभी कांस्टेंट के मान आ गए। तो हमको अनुपात निकालना है, यानी कि ke²/g me/mp। तो इसमें क्या करना है, इसी निष्पत्ति में आपको ये सभी मान उठाकर रख देने हैं और जो मान आएगा वही होगा हमारा क्या, वही होगा हमारा आंसर। तो इतना काम आप खुद करेंगे, यानी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये जो मान हमने बताया सभी, ये मान सीधे उठाकर यहीं पर रख देने और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से करिएगा, जो प्लस माइनस है उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हमारा क्या था, इसी में तीसरा हमारा क्वेश्चन था कि ये बताता क्या है, इससे क्या पता चलता है। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल है, ये जो हमारा निकला, ये क्या निकला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात निकला। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत बल है वो ऊपर देखिए दिया हुआ है ke², तो ये वैद्युत बल हो गया, और नीचे दिया हुआ है गुरुत्वीय बल यानी G me/mp। तो ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात दिया हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो वैद्युत बल है वो अत्यंत प्रबल है गुरुत्वीय बल की तुलना में, यानी कि जो वैद्युत बल है वो कैसा है, प्रबल है। किसकी तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, गुरुत्वीय बल की तुलना में जो हमारा वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या है, वो है प्रबल। तो ये इससे बताता है। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए, जिसमें एक था थ्योरेटिकल, दो में हमको मान निकालने थे, एक में ये बताना था कि मात्रकहीन है विमाहीन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। ये ए नंबर क्वेश्चन हो गया। और बी नंबर है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों हैं किसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, यानी न्यूमेरिकल बताने लायक नहीं है कुछ भी। यहाँ पर केवल ये कह रहा है कि ये बताइए किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। तो आप पीछे अगर आपने पढ़ा होगा तो पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो वहाँ पर ये होता है कि जो आवेश है वो हमेशा पूर्ण गुणजों में ही दिया जा सकता है, यानी E2E3 ... हमने आपको बताया नहीं था, E2E3 ... इसी रूप में दिया जा सकता है, किसी भिन्न या दशमलव के रूप में आवेश को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यही मतलब है आवेश के क्वांटीकरण का। आप वहाँ से डिटेल जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से उसी पर बेस्ड है, यानी वैद्युत आवेश का जो क्वांटीकरण है उसी की परिभाषा लिखनी है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन वहीं से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से जब रगड़ते हैं तो ये घर्षण की प्रक्रिया होती है, यानी घर्षण के द्वारा ही वहाँ पर हमको आवेश दोनों में मिलता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसका कुल आवेश जो होता है वो शून्य होता है।
और इस प्रकार के प्रेक्षणों में जब हम इस प्रकार के प्रेक्षण करते हैं तो हमको ये मिलता है कि एक वस्तु पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश दूसरी वस्तु पर होता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो जितना इस पर धन आवेश होगा उतना इस पर ऋण आवेश हो जाता है। इसलिए इनका जो नेट आवेश होता है वो होता है Q बराबर 0, यानी इनका नेट आवेश जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, शून्य ही बना रहता है। घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी दोनों वस्तुओं का नेट आवेश शून्य ही बना रहता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि वो आवेश संरक्षण नियम का जो पालन है वो करता है। जो ये घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश होता है, यानी जो जैसे कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं या अन्य जो परीक्षण हैं इसी घटना से रिलेटेड, तो वो सभी आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। यही यहाँ पर हमको बताना था थ्योरेटिकल, तो वो हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, पर हम ज़रूर अच्छी तरीके से समझने का वहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश दिए हुए हैं। QA 2 माइक्रोकुलाम, QB -5 माइक्रोकुलाम, QC 2 माइक्रोकुलाम, QD -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। यानी यहाँ पर हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा, वर्ग ABCD बनाना पड़ेगा, जिस पर चारों यानी भुजाओं के जो बिंदु हैं वहाँ पर स्थित हैं ये चारों आवेश, जिसमें 2 निगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं। वर्ग के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है 1 माइक्रोकुलाम, उस पर लगने वाला बल कितना है, यानी बल बताना है केंद्र पर रखे इस आवेश के कारण, और 4 अन्य आवेश हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम अच्छी तरीके से इस न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो हमने ये फिगर बना लिया, यानी कि ABCD वर्ग और इसका केंद्र है O। केंद्र यहाँ पर दे दिया हमने O, और यहाँ यहीं पर आवेश है QO आवेश 1 माइक्रोकुलाम, यानी केंद्र पर ये आवेश दिया हुआ है। वहाँ पर ऊपर हमको बताया गया था वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल को बताना है हमको, यानी इस पर लगने वाले जो बल है उसको बताना है। अब चारों बिंदुओं पर आवेश रख दीजिए। तो QA बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, QB ये दिया हुआ है, QB दिया हुआ है -5 माइक्रोकुलाम, और QC ये दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, और QD ये दिया हुआ -5 माइक्रोकुलाम, और 10 यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 सेंटीमीटर वाली भुजा का वर्ग है, यानी जो भुजा की लंबाई है वो है 10 मीटर, 10 मीटर नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, ये फिगर बना लिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको जो बल की दिशा है वो यहाँ पर डिनोट करनी होगी। तो बल की दिशा उसी ओर होती है जिस ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो जो प्लस आवेश होंगे उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या बल होगा वो हमेशा बाहर की ओर होगा, यानी उस आवेश से दूर की ओर होगा। तो यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं इस केंद्र से। तो सबसे पहले हम डिनोट करेंगे किसके लिए, ए के लिए, यानी QA के लिए जो वैद्युत बल की दिशा होगी केंद्र से वो होगी इस तरफ, यानी बाहर की ओर ये होगी। तो ये दिशा होगी किसके लिए, QA के लिए, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम FAOA होगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसी प्रकार से B के लिए, तो B तो है माइनस, इसलिए इसी ओर होगी, और माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या जो बल है वो उसी ओर होता है, यानी उसी आवेश की ओर होता है। तो ये होगा इसी आवेश की ओर। तो ये हो गई FOB दी हुई है, ये इसी ओर हो गई। ठीक है, अब क्या कि ये C के लिए, तो C भी प्लस आवेश है, यानी इसके लिए भी दूर होगी जो वैद्युत क्षेत्र या बल की दिशा होगी, तो इस ओर होगी, यानी ये होगी FOC। अब D के कारण D है माइनस आवेश, तो इसके लिए इधर की ओर ही होगी, इसी तरह के FOD। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बलों की जो दिशाएं हैं वो भी अच्छी तरीके से क्या कर ली, डिनोट कर ली। अब हमको क्या सॉल्व करना है, तो चारों आवेश QA, QB, QC व QD के कारण कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि OA, OB और OC, OD की लंबाई कितनी होगी, यानी OA की लंबाई यहाँ पर, तो ये है पूरी। यहाँ पर हम निकालेंगे OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। इन चारों की लंबाई सेम होगी, यानी कितनी होगी 1/2 √10² + 10²।
यानी ये हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे मीटर में बदल लेंगे तो 5√10⁻⁻2 मीटर। तो ये होगी OA, OB, OC और OD की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि QA यानी कि FOA बल निकालेंगे। किसके लिए? QO और QA आवेश के लिए। फिर हम क्या निकालेंगे, हम फिर FOC निकालेंगे QO और QC आवेश के लिए, यानी दोनों हम जो विपरीत वाले हैं यानी A और C उनके बीच बल निकालेंगे, और फिर A यानी कि B और D ये बल निकालेंगे। फिर आपस में हमको यहाँ पर निकालना होगा जो हमारा कुल बल है, जो नेट बल है, ठीक है। तो हम दो यहाँ पर निकाले दे रहे हैं, दो आप खुद निकाल लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, FOA, तो ये होगा 1/4πε0 QO QA अपान OA स्क्वायर। ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁻⁻6, ये QO का मान यानी केंद्र पर रखे आवेश का मान, इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपान OA की जगह वही होगा 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3.6 न्यूटन। और दिशा आपको लिखनी ज़रूरी है, OA वेक्टर के अनुदिश। यहाँ पर जो दिशा होगी OA वेक्टर के अनुदिश होगी। तो ये हमारा निकला है क्या, FOA। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे FOC। FOC ये होगा 1/4πε0 Q1 यानी QO QC अपान OC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे, और इसका मान है 1/10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये भी मान आएगा सेम, लेकिन दिशा क्या होगी, दिशा होगी OC, नहीं इसकी जो FOA यहाँ पर होगी OC वेक्टर के अनुदिश। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। तो OA वेक्टर जो होगा ये OA वेक्टर नहीं होगा OC वेक्टर के कारण, और यहाँ पर OA वेक्टर के अनुदिश होगी। और आप फिगर में देख भी लीजिएगा कहाँ पर है OC वेक्टर और कहाँ है OA वेक्टर। तो ये देखिएगा यहाँ पर OC वेक्टर और OA वेक्टर, यानी जब हम यहाँ पर बल निकालेंगे तो जो विद्युत बल की दिशा होगी वो होगी कहाँ पर, वो होगी OC के अनुदिश यानी इस तरफ, और जब हम C के लिए निकालेंगे तो वो होगी OA की तरफ। इतना होगा। फिर वापस हम लौटते हैं वहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो FOA और FOC है दोनों का मान क्या आया है, सेम आया है। यानी जब हम परिणामी बल निकालेंगे तो वहाँ पर होगा FOA प्लस F वेक्टर OC बराबर क्या आएगा, 3.6 प्लस 3.6। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दिशा विपरीत नहीं दी हुई है, OC के अनुदिश और OA के अनुदिश। तो ये हो जाएगा विपरीत, यानी ये आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, यानी FOA वेक्टर F वेक्टर OA प्लस F वेक्टर OC बराबर 0। ये आ गया। और इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से हम निकालेंगे FOB और इसी प्रकार से निकालेंगे FOD। तो इन दोनों के जो मान है वो भी क्या आएंगे, वो भी आएंगे इक्वल, लेकिन इनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो होगी विपरीत। तो हमको FOA और FOC मिल जाएगा, FOB मिल जाएगा, FOD मिल जाएगा। तो इन दोनों का योग भी हम निकाल लेंगे, यानी FOB वेक्टर प्लस FOD वेक्टर बराबर 0। ये भी हमारा 0 ही आएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, और ये आपको चेक भी करना है निकाल के। तो फिर हमारा यहाँ पर यानी कि नेट बल कितना आ गया, तो नेट बल आ गया हमारा F बराबर टोटली 0, यानी इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा 0। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले फिगर बनाना है, OA OB OC और OD की दूरी निकालना है भी, और फिर OA पर बल, OB पर बल, OC पर बल, OD पर बल, ये चारों बल निकालना है। तो FOA प्लस OC दोनों के मान होंगे बराबर होंगे, दिशाएं विपरीत, जिसके कारण इनका योग जो होगा वो होगा 0। फिर निकालेंगे FOB और FOD, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इनका मान भी क्या हो जाएगा, इनका मान भी बराबर होगा दिशा विपरीत। तो ये भी कैसे होंगे, ये भी होंगे यानी कि 0 इनका योग।
तो इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा सवाल है, आधा हमने लगा दिया है, आधा आपको स्वयं करना है, और आंसर भी हमने बता दिया है कि आंसर शून्य आएगा, इनके मान आपस में कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो इतना आप स्वयं से हल कीजिएगा, थोड़ा सा प्रयास आप स्वयं कीजिएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो कह रहा है यहाँ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो इसका कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, तो उस पर प्रत्येक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, प्रत्येक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वो क्या डिनोट करती है? विद्युत क्षेत्र को डिनोट करती है। और ये सतत वक्र होती हैं, जो रेखाएं होती हैं ये सतत वक्र होती हैं, यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो ये किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती, यानी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी, जो कि पूरी तरह से क्या है, असंभव है। इसीलिए ये एकाएक कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या है? बी नंबर है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती। यानी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये क्यों एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती? तो ये इसलिए नहीं करती क्योंकि इस स्थिति में जो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये जो दो रेखाएं हैं, ये कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची गई, यहाँ पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि पूरी तरह से असंभव है। विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, एक ही दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, और दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, और दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल केस है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की क्योंकि एक ही दिशा होती है, तो यही कारण है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम और एक बिंदु आवेश QB -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E का मान यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? F का मान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यहाँ पर QA दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलाम, QB ये दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलाम, बीच की दूरी दी हुई है R बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम फिगर बनाते हैं। तो ये फिगर है, ये हमने बना दिया। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये मान लीजिए ये है O, ये है O, यानी कि इसका मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु है पूरी AB रेखा, इसके बीच की दूरी कितनी है? 0.2 मीटर। तो ये यहाँ पर मध्य बिंदु है तो आधी आधी बढ़ जाएगी, 1.1 मीटर इधर और 0.1 मीटर इधर, ये यहाँ पर बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आवेश है QA और ये कैसा आवेश है? ये है पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है? ये है QB आवेश और ये है निगेटिव। ये आप देख सकते हैं QB निगेटिव आवेश है। तो अब बिंदु O पर हमको क्या निकालनी है? बिंदु A पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर एक साइन के रूप में डिनोट करते हैं कि QA के कारण, यानी आवेश A के कारण, आवेश Q के कारण, इस पॉजिटिव आवेश 3 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होगी? यानी ये होगी इस तरफ, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण होती है बाहर की ओर, तो ये हो गई ये। ठीक है। और QB के कारण, तो QB है माइनस आवेश, तो ये होगी QB की ओर ही, क्योंकि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या बल होती है उसी दिशा में होती है जिस ओर वो आवेश होता है, जिस ओर वो आवेश दिया होता है, ऋणात्मक आवेश दिया होता है। तो ये भी इसी तरफ होगी, यानी ये हो गई EB। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो EA दिया हुआ है और जो EB दोनों एक ही दिशाओं में है, यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मध्य बिंदु पर तीव्रता E बराबर वो होगी EA + EB।
अगर इनकी दिशा विपरीत होती तो हम क्या लेते, ई ए माइनस ई बी लेते। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आपको ये जो विद्युत क्षेत्र डिनोट करने वाली कंडीशन है ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो इसका हमने आपको कई बार यूज भी करके बताया और कई बार ये बताया है कि जब प्लस क्यू आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं तो वो उस आवेश से बाहर की ओर, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं वो प्लस क्यू आवेश के कारण दूर हटती हैं, यानी उस केंद्र से बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं, और माइनस क्यू आवेश के कारण केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर होती है और माइनस आवेश के कारण वो उसी ओर होती है जिस ओर वो माइनस आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ पर होगा ई ए प्लस ए बी। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ओ ए का स्क्वायर, ये हो गई ई ए, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ओ बी स्क्वायर, ये यहाँ पर ले लें क्यू ए और ये हो गया क्यू बी। ठीक है, इतना यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी इसका मान ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9 × 10⁻9 और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। फिर हम यहाँ पर क्यू ए रखते हैं 3 × 10⁻⁻6 नीचे हो जाएगा 0.01। 0.1 क्यों हुआ, क्योंकि ये तो हमारा 0.1 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 0 लगा दिया जाता है। तो 0.1 आपको कैलकुलेशन में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, नहीं आप जो क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे, क्योंकि जो डेसिमल में वो काफ़ी गलतियाँ देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर बीच में लगाएंगे प्लस और ये आवेश भी है 3 × 10⁻⁻6 0.01, यानी दोनों ही हैं सेम। तो यहाँ पर 3 3 6 हो गया, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आया यहाँ पर ई बराबर, यानी फाइनल आंसर जो विद्युत क्षेत्र आया वो आया कितना 5.4 × 10⁻6 न्यूटन बटे कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है न्यूटन प्रति कूलाम होती है। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, जो हमारा ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि यहाँ पर 1.5 × 10⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो कितने बल का अनुभव करेगा। तो बल का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्यू इंटू ई। अब ई हमको पता होना चाहिए, तो पहले तो हम इसका जो आंसर है वो नहीं निकाल पाते, लेकिन ई हमको अभी अभी मिला है ताज़ा, तो यही ई हम यहाँ पर रख देंगे। और क्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन ने ही दे दिया, वो कितना दे दिया, वो दे दिया 1.5 × 10⁻9 और ई की जगह रख देंगे इसका मान 5.4 × 10⁻6। तो हमारा एफ यानी उस पर बल आ गया 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, ये हमारा आ गया बल। तो क्वेश्चन नंबर ए ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर बी ये सॉल्व हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर 8 जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व किए, और हमारे जो फार्मूले थे इंपॉर्टेंट फार्मूले इस पूरी यूनिट के वो भी हमने रिवाइज किए। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी 34 नंबर तक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, और आराम से समझते हुए चलेंगे पूरे न्यूमेरिकल्स को। और तब तक के लिए आपके लिए ये कार्य रहेगा कि आप न्यूमेरिकल्स को समझते हुए चलिए, और जो फार्मूले हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न रखिए, और जो कॉन्सेप्ट हैं उनका भी रिवीजन कीजिए पूरी यूनिट के, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं होंगी तो आपको ज़रूर दिक्कत मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। लेकिन जब आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट और फार्मूलों को, तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल यानी कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं दिए जाते हैं, थोड़ा सा उनमें कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न है, और थोड़ा सा अगर आपको घुमा दिया जाएगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जो न्यूमेरिकल्स के जो यानी कि मार्क्स होते हैं वो पूरी तरह से फिक्स होते हैं, आपको या तो पूरे फिक्स मार्क्स मिलेंगे या तो पूरे जो आपके नंबर हैं वो पूरी तरीके से कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर निकालना होता है, ना कि आप कोई भाषा वहाँ पर लैंग्वेज बनाकर लिख दें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसी तरह से क्लास से जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से जो फार्मूलों की PDF है वो डाउनलोड कीजिए, उनको लर्न कीजिए, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास में, यानी अगली क्लास में।
जो हमारे बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ। धन्यवाद तब तक के लिए।